अफ्रीका का मौन तख्ता पलट। कैसे पूरे महाद्वीप ने एक झटके में $1 ट्रिलियन पर कब्जा कर लिया। सालों से एक सवाल हमारे सामने खड़ा रहा है। क्यों ऐसा है कि राजनीति हमें झूठी सुरक्षा की नींद सुलाती रहती है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्थाएं दूसरी सभ्यताओं के लोगों के हाथों में रहती हैं। यह सवाल असहज है, लेकिन अगर मात्र महाद्वीप को अपनी असली क्षमता तक पहुंचना है तो इन सवालों से मुंह मोड़ना अब मुमकिन नहीं। दशकों तक दुनिया ने अफ्रीका की आर्थिक कहानी को बेहद सरल समझा। यह माना गया कि यह महाद्वीप विदेशी सहायता पर निर्भर है, विदेशी बैंकों पर निर्भर है और विदेशी संस्थानों पर निर्भर है जो उसके पैसों का प्रबंधन करते हैं। यह धारणा इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि खुद बहुत से अफ्रीकियों ने भी इसे एक अटल सच्चाई मान लिया था। अगर कोई बड़ा परियोजना शुरू करनी होती तो पैसा बाहर से आता, अगर भंडार संभालने होते तो विशेषज्ञ बाहर से आते। अफ्रीका की संपत्ति हमेशा उस जनता तक पहुंचने से पहले ही बाहर चली जाती थी जो उसे पैदा करती थी। लेकिन इसी वर्ष कुछ ऐतिहासिक घटित हुआ। बिना शोर के, बिना वैश्विक सुर्खियों के, बिना किसी नाटकीय घोषणा के अफ्रीका को और सहायता नहीं मिली। उसने कोई नया निर्भरता समझौता नहीं किया। इसके बजाय उसने कहीं ज्यादा अहम काम किया। उसने अपने पैसों पर खुद का नियंत्रण ले लिया। लगभग $1 ट्रिलियन की अफ्रीकी संपत्ति, पेंशन फंड, रिजर्व और संप्रभु संपत्ति कोष अब स्थानीय स्तर पर प्रबंधित किए जा रहे हैं, अफ्रीकी संस्थानों द्वारा, अफ्रीकी प्राथमिकताओं के लिए। एक ऐसा महाद्वीप जिसे कभी आश्रित बताया गया, अचानक इतनी बड़ी वित्तीय शक्ति कैसे बन गया? आखिर बदला क्या? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना होगा। लंबे समय तक अफ्रीका की आर्थिक कहानी एक ही ढर्रे पर चलती रही। पैसा महाद्वीप में आने से ज्यादा तेजी से बाहर जाता रहा, कच्चा माल निर्यात होता रहा, मुनाफा विदेशी शेयर धारकों के पास लौटता रहा। बचत यहां जमा होती थी, लेकिन उसका प्रबंधन विदेश में होता था। यहां तक कि राष्ट्रीय भंडार भी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की निगरानी में रहते थे। ऐसे विशेषज्ञ जिनके पद बड़े मददगार लगते थे, लेकिन जिनका काम कभी अफ्रीकी नियंत्रण में नहीं बदलता था। और क्योंकि यह सिलसिला दशकों तक चलता रहा, दुनिया को लगा कि यह हमेशा यूं ही चलता रहेगा। अफ्रीका को मदद पाने वाली जगह माना गया, पूंजी बनाने वाली नहीं। उसे उधार लेने वाला समझा गया, संपत्ति बढ़ाने वाला नहीं। लेकिन 2025 ने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया। यह बदलाव किसी बड़े सम्मेलन से शुरू नहीं हुआ, किसी चमकदार सुधार पैकेज से नहीं। यह शुरू हुआ छोटे तकनीकी फैसलों से, ऐसे फैसले जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते। किसी पेंशन फंड ने अपना निर्देश बदला, किसी केंद्रीय बैंक ने घरेलू निवेश की क्षमता बढ़ाई, किसी संप्रभु संपत्ति कोष ने चुपचाप अपने संसाधन बढ़ाए। शुरुआत में ये फैसले आपस में जुड़े हुए नहीं लगे। इनमें कोई राजनीतिक नाटक नहीं था, कोई अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज नहीं था। लेकिन जब दूर से देखा गया तो एक पैटर्न उभरने लगा, और वही पैटर्न कुछ असाधारण दिखा रहा था। अफ्रीका अब अपने पैसों का खुद प्रबंधन कर रहा था। कुछ मिलियन नहीं, कुछ परियोजनाएं नहीं, बल्कि लगभग $1 ट्रिलियन की संचित संपत्ति, जो सार्वजनिक पेंशन प्रणालियों, संप्रभु संपत्ति कोषों, केंद्रीय बैंक भंडारों और वर्षों से उपेक्षित वित्तीय स्रोतों से आई थी, अब सीधे अफ्रीकी संस्थानों के नियंत्रण में थी। न विदेश से संचालित, न दानदाताओं द्वारा निर्देशित, न विदेशी प्राथमिकताओं से जुड़ी। यह सब घर पर नियंत्रित हो रहा था, अफ्रीकियों द्वारा, अफ्रीकी लक्ष्यों के लिए। इसका महत्व समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह कितना दुर्लभ है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अफ्रीका का पैसा खुद उसके सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाले संसाधनों में से एक रहा है। खनिज बाहर गए, तेल बाहर गया और उनका मुनाफा भी बाहर चला गया। लेकिन 2025 में यह रास्ता बदल गया। अब पूंजी महाद्वीप से बाहर नहीं जा रही, वह अफ्रीकी सीमाओं के भीतर रहकर संरचित हो रही है, नियंत्रित हो रही है और अफ्रीकी विशेषज्ञता से उपयोग में लाई जा रही है। यह कोई प्रतीकात्मक गर्व नहीं है, यह शुद्ध आर्थिक शक्ति है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब कितनी खामोशी से हुआ। न कोई भव्य भाषण, न संप्रभुता की आग उगलते ऐलान। अफ्रीका ने ध्यान नहीं मांगा, उसने योजना को अंजाम दिया, और यह चुप्पी जानबूझकर रखी गई थी। बाद में जब वैश्विक वित्तीय विश्लेषकों ने आंकड़ों को देखा, तब दुनिया को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा घट चुका है। इतना बड़ा कि यह महाद्वीप के वित्तीय भविष्य को बदल सकता है, और इतना सूक्ष्म कि किसी ने इसे घटते हुए देखा ही नहीं। लेकिन हर मौन क्रांति एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। अगर अफ्रीका लगभग $1 ट्रिलियन खुद संभाल सकता था, तो उसने यह नियंत्रण पहले क्यों नहीं लिया? इसका जवाब उस दबाव में छिपा है, उस अप्रत्याशित झटके में जिसने महाद्वीप को मजबूर किया कि वह बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना छोड़े और अपने वित्तीय भाग्य की कमान खुद संभाले। अफ्रीका को आखिरकार अपने ही पैसे की जिम्मेदारी लेने के लिए जिस चीज ने मजबूर किया, वह न तो महत्वाकांक्षा थी, न विचारधारा, और न ही आत्मविश्वास की कोई अचानक उठी लहर।
वह उससे कहीं ज्यादा कठोर चीज थी। वह था उस व्यवस्था का टूट जाना जिस पर अफ्रीका दशकों से निर्भर था। लंबे समय तक विदेशी सहायता एक वित्तीय तकिए की तरह काम करती रही। जब भी बजट कम पड़ता, दानदाता आगे आ जाते। जब भी सरकारों को बाहरी मान्यता की जरूरत होती, विकास साझेदार उसे उपलब्ध करा देते। और क्योंकि यह व्यवस्था इतने लंबे समय तक चलती रही, कई अफ्रीकी देशों ने अपनी आर्थिक योजनाएं इस मान्यता पर बना लीं कि सहायता हमेशा उपलब्ध रहेगी। लेकिन इतिहास अपने वादे नहीं निभाता। 2024 और 2025 में दानदाता देशों पर एक परिपूर्ण तूफान आ गया। आर्थिक सुस्ती, महंगाई में उछाल, राजनीतिक अस्थिरता, यूरोप और मध्य पूर्व में युद्ध और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी। सहायता बजट चुपचाप काट दिए गए। कुछ कार्यक्रमों में देरी हुई, कुछ पूरी तरह रद्द कर दिए गए। अफ्रीका को कोई चेतावनी नहीं मिली, उसे सिर्फ खामोशी मिली। और उसी खामोशी में अफ्रीकी सरकारों को एक असहज सच्चाई का सामना करना पड़ा। दुनिया अब उन्हें बचाने नहीं आने वाली थी। कई देशों के लिए यह पल ऐसा था जैसे आप एक कमरे में खड़े हों और अचानक सारी लाइटें बंद हो जाएं। आप स्विच दबाते हैं, कुछ नहीं होता। आप मदद के लिए पुकारते हैं और कोई जवाब नहीं देता। शुरुआत में घबराहट थी, क्योंकि अफ्रीका ने अपनी पूरी विकास रणनीति बाहरी पैसों पर टिका रखी थी। सड़कें, अस्पताल, शिक्षा सुधार, ऊर्जा परियोजनाएं, सब कुछ उन साझेदारियों पर आधारित था जो अब बेहद नाजुक लगने लगी थीं। लेकिन इस झटके ने कुछ अप्रत्याशित किया। इसने अफ्रीकी नेताओं, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों को बाहर नहीं बल्कि अंदर देखने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रवाद के कारण नहीं, बल्कि मजबूरी के कारण। और जब उन्होंने अंदर झांका तो जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। अफ्रीका के पास पहले से ही पैसा था, बहुत सारा पैसा। सरकारी पेंशन फंड, जिन्हें अब तक सिर्फ प्रशासनिक जरूरत समझा जाता था, दरअसल पूंजी के विशाल भंडार निकले। केंद्रीय बैंक भंडार, जितना लोग समझते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। संप्रभु संपत्ति कोष, जो पहले छोटे और बिखरे हुए थे, गंभीर वित्तीय खिलाड़ी बनने की क्षमता रखते थे। यहां तक कि खनिज राजस्व भी, जब सही तरीके से एकत्र किया गया तो विशाल निवेश अवसरों में बदल सकता था। सहायता गायब होकर अफ्रीका को खाली हाथ नहीं छोड़ गई। सहायता गायब हुई और उसने यह उजागर कर दिया कि अफ्रीका दशकों से अपनी ही वित्तीय ताकत को कम आंक रहा था। इस एहसास ने पहले मानसिक बदलाव पैदा किया, वित्तीय बदलाव बाद में आया। अफ्रीकी सरकारों ने पूछना बंद कर दिया, हमें कौन फंड देगा, और पूछना शुरू किया, हम खुद क्या फंड कर सकते हैं। इसी एक सवाल ने संस्थागत सुधारों को जन्म दिया। निवेश नियम बदले गए, ऐसे कानून बनाए गए जिनसे अफ्रीकी पूंजी विदेश जाने के बजाय घर में ही रहने लगी। जो फैसले पहले जोखिम भरे लगते थे, भंडार का स्थानीय प्रबंधन, संप्रभु संपत्ति कोष का विस्तार और पेंशन के पैसों का घरेलू निवेश, अब तर्कसंगत और जरूरी लगने लगे। सहायता के झटके ने अफ्रीका को कमजोर नहीं किया, उसने अफ्रीका को जगा दिया। लेकिन जागना एक बात है, लगभग $1 ट्रिलियन संभाल सकने वाली व्यवस्था बनाना दूसरी। महाद्वीप को मजबूत वित्तीय ढांचों की जरूरत थी, ऐसी संस्थाएं जो उसकी संपत्ति को संभाल सकें, सुरक्षित रख सकें और बढ़ा सकें। और इसके लिए योजना, अनुशासन और पर्दे के पीछे चुपचाप व्यवस्थित पुनर्गठन की आवश्यकता थी। तो अगला सवाल साफ था, जब अफ्रीका को अपनी संपत्ति का एहसास हुआ तो उसने उसे संभालने लायक संस्था कैसे बनाई। जिस पल अफ्रीका को समझ आया कि वह जितनी संपत्ति पर बैठा है उसे उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया था, उसी पल एक नई चुनौती सामने आ गई। जागरूकता क्षमता नहीं होती। यह जानना कि आपके पास पैसा है अलग बात है, और उसे संभालना, सुरक्षित रखना और बढ़ाना अलग। दशकों तक अफ्रीकी संपत्तियों पर बाहरी लोगों का नियंत्रण रहा। इसलिए नहीं कि अफ्रीकी अक्षम थे, बल्कि इसलिए कि महाद्वीप के पास इसे स्वतंत्र रूप से संभालने की संस्थागत मशीनरी नहीं थी। अगर अफ्रीका को सच में लगभग $1 ट्रिलियन पर नियंत्रण पाना था, तो उसे एक ऐसी वित्तीय ऋण चाहिए थी जो इतना भार उठा सके। और यही अफ्रीका ने बनाना शुरू किया, चुपचाप, सोच समझकर, दुनिया को बताए बिना। पहला स्तंभ आया एक अप्रत्याशित जगह से, सार्वजनिक पेंशन फंड। ज्यादातर लोग पेंशन को एक धीमी, नौकरशाही व्यवस्था मानते हैं, लेकिन अफ्रीकी पेंशन फंड दीर्घकालिक और स्थिर पूंजी के विशाल भंडार थे। जब सुधारों ने उन्हें रणनीतिक निवेश की अनुमति दी तो कुछ अहम हुआ। वे घरेलू विकास के इंजन बन गए। जो पैसा पहले विदेशी खातों में सोया रहता था, वही अब अफ्रीकी ढांचों, अफ्रीकी आवास, अफ्रीकी ऊर्जा और अफ्रीकी तकनीक को फंड करने लगा। दूसरा स्तंभ था केंद्रीय बैंक। सालों तक अफ्रीकी केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय ढांचों से प्रभावित होकर काम करते रहे, लेकिन जैसे जैसे सहायता घटी और मुद्राएं अस्थिर रहीं, केंद्रीय बैंकों ने भंडार पर नियंत्रण कड़ा किया और घरेलू वित्तीय नियम मजबूत किए। आज उप सहारा अफ्रीका के पास लगभग $170 अरब का भंडार है। वैश्विक दिग्गजों की तुलना में यह छोटा है,
लेकिन एक मजबूत वित्तीय रणनीति के साथ यह बेहद महत्वपूर्ण है।